अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, सबसे पहले आपने माइक्स ऑफ कीजिएगा प्लीज। आज हम IS 38 का बाकी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ जितना हमने पढ़ा था, अगर वहां तक किसी को क्वेश्चन हो तो पहले कर सकते हैं क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर ये कस्टमर लिस्ट के बारे में अगर थोड़ा बता दें, बुक में से रिलेटेड एक दो बातें लिखी हुई हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन। जी, बुक में एक आपको एग्जांपल दी हुई है कस्टमर लिस्ट के बारे में। पहली चीज है कि स्टैंडर्ड में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बल्कि बुक में उसने पहले खुद भी लिखा है कि कस्टमर लिस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, लेकिन आगे वो लिख रहा है कि इट कैन बी इंक्लूडेड। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर रहा है। उसका मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखें, कस्टमर लिस्ट स्टैंडर्ड ने बड़ा क्लैरिटी में लिखा है कि इट शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। उसकी वजह यह है कि उसको उसकी बेसिक रीजन क्या है, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हो सकती? क्योंकि उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं किया जा सकता, वो सेपरेबल नहीं है। हाँ, अगर वो ये जो लिख रहा है आपकी बुक में एक एग्जांपल में कि हम उसको ले सकते हैं इंटेंजिबल, वो तभी ले सकते हैं जब वो क्राइटेरिया मीट। ये याद रखिएगा कि हर वो चीज, हर वो इंटेंजिबल जो इंटेंजिबल के क्राइटेरिया को मीट करेगा, आप बिल्कुल उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, और अगर वो नहीं करेगा तो आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस आप कह सकते हैं कि ये उसका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, इसलिए हम कस्टमर लिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन अगर कहीं पर ये रिकॉग्नाइज हो रहा है तो फिर आप क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो बिल्कुल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? और सर ये आगे कॉस्ट ऑफ बढ़ूंगी? ट्रायल के बारे में। जी प्लीज प्लीज पूछें। सर ये कॉस्ट ऑफ ट्रायल के बारे में पूछना था, ये पार्ट नहीं होता इंटेंजिबल की कॉस्ट का? क्या चीज से? कस्टमर लिस्ट? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ ट्रायल। ट्रायल, कॉस्ट ऑफ ट्रायल बिल्कुल इंटेंजिबल की कॉस्ट का हिस्सा होता है। सर इसने एग्जांपल लिया, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रायल को उसका हिस्सा नहीं बना रहा, इसलिए कंफ्यूजन है उसमें भी। वो रिसर्च और डेवलपमेंट में होगी। एग्जांपल मैं देख लूंगा, पेज नंबर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा एग्जांपल। लेकिन नॉर्मली ट्रायल का जब हमने कॉस्ट पढ़ा था, एक पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर मैं बैक पे जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं साइड में बड़ी कॉस्ट की स्लाइड। जी, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की, ये जो नंबर सी देखें, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ये जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है, ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है पैरा 28 की, कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के अंदर जो आपकी जितने भी ट्रायल रन है वो शामिल होती है कॉस्ट। लेकिन वो देख लेंगे कि वो क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया और क्या रीजन हो सकती है, वो बाद में देख लेते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इसको लेते हैं। ये सर मैंने भी यही सर ये बड़ा, तो इस पे जैसे कंफ्यूजन हो रही है कि इसने ये लिखा हुआ है, और फॉर एग्जांपल इस जो है ना वो है और पेज नंबर 431 है, इसमें इसने वो लिए नहीं है, तो इस वजह से। अच्छा, चले मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। 431 मैंने नोट कर लिया है। ठीक है जी, मैं फिर आपको ना उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका ठीक है जवाब सर। दूंगा। ठीक है, जी ओके सर, जी, हम ठीक पहुंचे है, थे शुक्रिया। 57। जी, ये हम कर चुके थे जी, ये सारा क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस और कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। यस, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना था रीवैल्यूएशन से। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रीवैल्यूएशन मॉडल होता है, इंटेंजिबल में भी रीवैल्यूएशन मॉडल होता है। सिर्फ एक फर्क है, और वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कि यहाँ पर एक्टिव मार्केट का होना जरूरी है। ठीक है, और एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर पार्टिसिपेंट्स हो, बायर भी हो और सेलर भी हो। बायर एंड सेलर बोथ नोज अबाउट द मार्केट प्राइसेस, उसको हम एक्टिव मार्केट कहते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है।
जिसको परफेक्ट मार्केट का वर्ड पड़ा है। एंटिटी शैल चूज ईदर द कॉस्ट मॉडल इन पैरा 74 जो आगे हम पढ़ेंगे, और द रीवैल्यूएशन मॉडल इन पैरा 75, ये भी इसके बाद आएगा, एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पहली चीज बड़ी क्लियर है, यहाँ पर वर्ड है चूज, तो ये चॉइस आ रही है। चॉइस का मतलब है कि कंपनी सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकती है और रीवैल्यूएशन मॉडल भी चूज कर सकती है एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। If an intangible asset is accounted for using the revaluation model, all the other assets in its class shall also be accounted for using the same model। ये चीज कॉन्सेप्ट आप IAS 16 में भी पढ़ चुके हो कि अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल चूज कर लिया तो वो जितने भी एसेट्स हैं जो उस क्लास में फॉल करते हैं वो सारे के सारे रीवैल्यू होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रांड एक्वायर किए हैं, आपके पास 5 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड की मार्केट वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ती है। अब आप कहते हैं जी कि मैं इसको रीवैल्यू करना चाहता हूँ कि इसकी बुक वैल्यू और इसकी फेयर वैल्यू में बहुत फर्क आ गया है। यस, बिल्कुल आप रीवैल्यूएशन चूज कर सकते हो, आपने चूज कर लिया। वंस रीवैल्यूएशन इज चूजन तो फिर हमें स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि उस क्लास के अंदर जितने भी आपके एसेट्स आ रहे हैं उनको भी रीवैल्यू करना जरूरी है। यानी अगर मैं एक ब्रांड को रीवैल्यू करूंगा तो बाकी 4 को भी रीवैल्यू करना जरूरी हो जाएगा, अनलेस देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दोज एसेट्स। हाँ, अलबत्ता अगर उन एसेट्स की कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, मतलब लाइक मैं कुछ ब्रांड्स की एक्टिव मार्केट नहीं है तो मैं उसको रीवैल्यू नहीं करूंगा, लेकिन बाकी तमाम के तमाम ब्रांड्स को रीवैल्यू करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने IAS 16 में भी पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैरा 74। अब ये कॉस्ट मॉडल की तरफ आ जाए। 2 मॉडल पढ़े थे, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। After initial recognition, an intangible asset shall be carried at cost less any accumulated amortization। बस वहां वर्ड depreciation था, यहाँ amortization हो गया, and any accumulated impairment losses, सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। और पैरा 75 जो रिलेट करता है रीवैल्यूएशन से। After initial recognition, intangible asset shall be carried at revalued amount, और revalued amount क्या होती है? Fair value, being its fair value at the date of revaluation। जिस डेट को रिवैल्यूएशन हो रही है उस डेट की फेयर वैल्यू पर उस एसेट को लेकर आऊंगा, less any subsequent accumulated amortization and subsequent accumulated impairment loss। For the purpose of revaluation under this standard, fair value shall be measured by reference to an active market। ये मैंने बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, याद रखिएगा। यहाँ फेयर वैल्यू के लिए जरूरी है कि एक्टिव मार्केट है, और यही डिस्टिंग्विश करती है उसको IAS 16 से। 16 के अंदर कहीं एक्टिव मार्केट का जिक्र नहीं है, बस सिंपल फेयर वैल्यू का जिक्र है। ठीक है, जो कि IFRS 13 में फॉल करती है, लेकिन यहाँ क्लियरिटी में लिखा है कि वो एक्टिव मार्केट में होनी चाहिए। वो प्राइस सिर्फ वो लोग हैं जो एक्टिव मार्केट में। उसके बाद फर्दर वो लिखता है, रिवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सच रेगुलरिटी that at the end of the reporting period the carrying amount of asset does not differ materially from its fair value। जैसे आपने IAS 16 में भी पढ़ा हुआ है कि कहीं जरूरी नहीं है कि हर साल रिवैल्यूएशन करें। रिवैल्यूएशन नॉर्मली ये जरूर है रेगुलरिटी में करना है, लेकिन तब करना होता है जब एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अगर उसकी कैरिंग अमाउंट उसकी फेयर वैल्यू से मटीरियली डिफर कर रही है तो फिर आपको रिवैल्यूएशन हर उसी साल करनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 साल के बाद हो रही है आप 2 इयर्स के बाद करेंगे, 3 इयर्स के बाद हो रही है तो 3 इयर्स के बाद करेंगे, हर साल करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हर साल हो रही है मटीरियली चेंज तो हर साल भी आपको करनी चाहिए रिवैल्यूएशन। तो रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से रिवैल्यूएशन मॉडल के रूल्स होंगे, ये भी आपने पढ़े हुए हैं, सेम वही रूल है जो IAS 16 में। 2 सिचुएशन होती है रिवैल्यूएशन की, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी फेयर वैल्यू इज, यानी इंक्रीज का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू, और यहां नेट बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, यानी फेयर वैल्यू कम है। तो दोनों सूरतों में आप रूल वही है, जरा देखें। इफ इंटेंजिबल एसेट इन अ क्लास ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट कैन नॉट बी रीवैल्यूड,
because there is no active market for this asset. The asset shall be carried at its cost less any accumulated amortization and impairment losses. ठीक है, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट किसी भी क्लास में रीवैल्यू ना हो सके क्योंकि उसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो एसेट को आप कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करोगे। ये देखिएगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी थी, इस पॉइंट को जरा दोबारा देख लेते हैं। ब्रांड, मेरे पास सपोज ब्रांड 1 B1 B2 और B3 है। इसकी भी मार्केट वैल्यू, एक्टिव मार्केट दोनों की एग्जिस्ट कर रही है। एक्टिव मार्केट, इसकी नो एक्टिव मार्केट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड के रूल के मुताबिक जब मैंने ब्रांड को, ये इंटरनली ब्रांड नहीं है प्लीज, ये परचेज ब्रांड है, आपने परचेज किया हुआ था इसलिए रिकॉग्नाइज हुआ है और IAS 38 की डेफिनेशन और क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब दैट जो आपका B1 है या B2 है, ये चूंकि इसकी एक्टिव मार्केट मौजूद है, तो क्या मुझे सिर्फ इसी को रिवैल्यू करना है, इसको रिवैल्यू नहीं करना? तो स्टैंडर्ड पे आते हैं। स्टैंडर्ड हमें क्या गाइडलाइन देता है? पहली सिचुएशन हमने पढ़ी है कि अगर आप ब्रांड को, इस ब्रांड को रीवैल्यू कर रहे हो इसलिए कि इसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से मटीरियली डिफर कर रही है, तो फिर जितने भी इस क्लास में एसेट्स हैं वो सबको रीवैल्यू करना जरूरी है। लेकिन अब वो इस पैराग्राफ में ये लिख रहा है कि अगर एक इंटेंजिबल एसेट ऐसा है, जैसे मैंने बैच 3 लिया है, जिसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो इस एसेट को आप कॉस्ट पे ही रखेंगे, इसमें आप कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी सब पे इस दोनों पर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा क्योंकि दोनों की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी आप देखिएगा नेक्स्ट में, if the fair value of revalued intangible asset can no longer be measured by reference to an active market, the carrying amount of asset shall be its revalued amount at the date of last revaluation by reference to an active market less any subsequent accumulated amortization and any subsequent accumulated impairment losses। इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए इसको अगले साल लेके जाता हूं। अब नेक्स्ट ईयर में आए, अब नेक्स्ट ईयर में B1 और B2 की दोबारा रीवैल्यूएशन करने लगते हैं हम, और हमें पता लगता है कि B की भी अब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, अब इसकी भी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। जब हमने बात की थी B3 की कि इसमें कोई एक्टिव मार्केट नहीं होगी, तो हम इसको कॉस्ट मॉडल में ले गए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि B2 को पहले आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा चुके हो, अब उससे नेक्स्ट ईयर में जब आप आए हैं तो अब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो स्टैंडर्ड बड़ा क्लियर लिख रहा है कि अब आपने इसको जो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट है उसी पर रहने देना है, इसको फर्दर रीवैल्यू नहीं करना, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब ये फिर देखिएगा, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, अब मजीद उसकी एक्टिव मार्केट नहीं रही, the carrying amount of asset shall be its revalued amount at the date of last revaluation by reference to the active market। यानी जब तक एक्टिव मार्केट रही थी उस वक्त तक की जो लास्ट वैल्यू थी, जो आपकी इस साल के एंड पे आ रही होगी, उसी वैल्यू को आप कंटिन्यू करोगे, यानी इन सिंपल वर्ड्स इसको मजीद रीवैल्यू नहीं करोगे। तो सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ मैं रीवैल्यूएशन करूंगा B1 की। ठीक है, ये चीज डिफर करती है आपकी IAS 16 से, ये कॉन्सेप्ट। इससे अगले में आइएगा, जो मैं रूल बता रहा था, अब ये रूल शुरू हो गए, पैरा 85 और 86 इंक्रीज और डिक्रीज, जो मैं पिछली स्लाइड में लिख रहा था। If an intangible assets carrying amount is increased as a result of revaluation, अगर इंक्रीज होती है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम ये क्रेडिट करते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस को। The increase shall be recognized in other comprehensive income, जितनी भी इंक्रीज हो रही है वो सारी अदर comprehensive income में आप रिकॉग्नाइज करेंगे, and accumulated in equity under the head of revaluation, heading of revaluation surplus। और ये फिर मूव करेगी, ये असल में अदर comprehensive income में क्रेडिट होगी
और यहां से रूट करते हुए ये इक्विटी में मूव हो जाएगी, और इक्विटी में ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हेड बाय रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसमें ये आप शो कर। However, the increase shall be recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit and loss। यानी इसका मीनिंग अब क्या है, ये भी अगेन आप IAS 16 में पढ़ चुके हो, फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं, कि अगर एक एसेट जो है उसकी वैल्यू आपने पहले साल 200 मिलियन उसकी बुक वैल्यू आ रही है, नेट बुक वैल्यू, अब आप रीवैल्यूएशन करते हैं और इसकी रीवैल्यूएशन मार्केट वैल्यू जो है एक्टिव मार्केट में वो 150 है, इसका मतलब 50 मिलियन का डिक्रीज हो गया। ये पहला साल है, ईयर 1, और 50 मिलियन का लॉस हो गया, और ये लॉस ऑलरेडी आप चार्ज कर चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस। ऑलरेडी का वर्ड यूज किया क्योंकि मैं इस पैराग्राफ को लिंक करूंगा ईयर 2 से। अब ईयर 2 में मेरी बुक वैल्यू कितनी है, 150 मिलियन, इग्नोरिंग the accumulated amortization। अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पूरी एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा। अब ये नेट बुक वैल्यू आ रही है, और अब मैं फेयर वैल्यू दोबारा लेता हूं, और दोबारा फेयर वैल्यू अब मेरी आ जाती है 175 मिलियन। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय हाउ मच अमाउंट, 25 मिलियन। अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीज शैल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, एग्रीड, लेकिन आगे क्या लिख रहा है, हाउएवर increase shall be recognized in profit and loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss। यानी अगर इस एसेट के केस पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो फिर ये इंक्रीज रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट नहीं होगी, बल्कि ये एडजस्ट होगी अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिहाजा ये 25 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास 50 मिलियन का लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉस ना होता और अगर ये इंक्रीज है, तो फिर इंक्रीज रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट होगी, जो ये जो ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट रूल जी। सर एक क्वेश्चन था जी पूछें। सर, ये जो लास्ट स्लाइड में हमने B3 है, ये ईयर 1 में कॉस्ट मॉडल पे था क्योंकि इसकी एक्टिव मार्केट नहीं थी, और ईयर 2 में अगर इसकी एक्टिव मार्केट हो जाए, यानी ये मालूम हो जाए, तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे या कॉस्ट मॉडल? बिल्कुल रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे, क्योंकि उस क्लॉज में फॉल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सब पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं ना हम, कि जो भी एसेट है, ये तो कंडीशन है ना, जो भी एसेट उसमें फॉल करेगा उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे। अब अगर उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, पहले साल नहीं कर रही कोई बात नहीं, कॉस्ट मॉडल, अगले साल कर रही है तो हम रिवैल्यूएशन में उसको ले जाएंगे, ठीक है। आपके सवाल को कंटिन्यू करते हुए इन शॉर्ट एक बात जरूर कहूंगा कि कॉस्ट से रिवैल्यूएशन में किसी वक्त भी जा सकते हैं, रिवैल्यूएशन से कॉस्ट में नहीं आ सकते। रिवैल्यूएशन से लास्ट रिवैल्यूड में जा सकते हैं जब एक्टिव मार्केट खत्म हो जाएगी, लेकिन दोबारा कॉस्ट नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक रूल आपने और पढ़ा हुआ, डिक्रीज का। If an intangible carrying amount is decreased as a result of revaluation, ये देखिएगा डिक्रीज, ये वाले डिक्रीज as a result of revaluation, decrease shall be recognized in profit and loss। ये देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर दिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आगे लिखते हैं, however decrease shall be recognized in other comprehensive income। ये जो डिक्रीज है ये हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ एनी क्रेडिट बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट करता है, और वो भी in respect of that asset, उसी asset के against, the decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus। अब इस चीज को मैं यहां पर अलग से ला रहा हूं, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं जी कि पहला साल था, सपोज हम कहते हैं जी फर्स्ट ईयर था, और नेट बुक वैल्यू 200 मिलियन थी। अब हमने यहां पर फेयर वैल्यू ली, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक्टिव मार्केट ली तो 230 आ गया, ये 30 का गेन आया, और ये हम पढ़ चुके हैं, ये गेन रीवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रीट होगा, ये ऊपर पढ़ चुके हैं हम,
ये रूल नंबर 1 में दिस वन, तो ये 30 मिलियन OCI में ट्रांसफर होके इक्विटी में चला जाएगा। ओके, अब अगले साल आते हैं ईयर 2 में, अब दोबारा रिवैल्यूएशन करते हैं, ये 230 की अमाउंट है इस वक्त, अब नेट बुक वैल्यू, अगेन इग्नोरिंग अमोर्टाइजेशन। अब मैं फेयर वैल्यू लेता हूं और फेयर वैल्यू अब मेरी 212 पर चली जाती है, तो 18 का डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ रूल ये पड़ा है कि डिक्रीज जो है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, जो डिक्रीज है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। जी, लेकिन चूंकि ये पहले हमारे पास इसका सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है, जब सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस सरप्लस के अगेंस्ट इस लॉस को एडजस्ट करेंगे, यानी 18 इस सरप्लस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, जो कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में डिक्रीज कंसीडर होगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अभी भी सरप्लस में मौजूद रहेगी, यानी इस एंट्री के बाद सरप्लस का बैलेंस 12 मिलियन रह जाएगा। ये अभी मैं पूरी एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे आपको ये सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये पढ़ा है वैसे भी आपने IAS 16 में FR1 में। अब इसके बाद आइएगा ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, पैरा 87। अगर आपको याद हो कि हम हर साल एक अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते थे फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, ये पैराग्राफ उसी से रिलेट करता है। The cumulative revaluation surplus included in equity may be transferred directly to retained earning when the surplus is realized. यानी जब सरप्लस रियलाइज होगा, जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो सारा रिटेन्ड अर्निंग को आप ट्रांसफर कर देंगे। The whole surplus may be realized on the retirement or disposal of asset. तो ये रियलाइज कब होगा? जब कोई भी इंटेंजिबल एसेट मैं डिस्पोज करता हूँ या रिटायर करता हूँ, तो जितना भी सरप्लस मौजूद है उस एसेट के अगेंस्ट वो सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फर्दर वो लिखता है, however some of the surplus may be realized as the asset is used by the entity. In such a case, the amount of surplus realized is the difference between amortization based on revalued carrying amount of asset and amortization that would have been recognized based on asset historical cost, जिसको दूसरे लफ्जों में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का वर्ड आप पढ़ के आए हो, यहाँ पर इंक्रीमेंटल amortization हो गई, यानी मीन आप कितनी अमाउंट एनुअली ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर 1 उसने कहा कि amortization based on revalued amount और amortization based on historical cost। अब ये वर्ड स्टैंडर्ड में नहीं लिखा, ये मैं एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये कैसे मैंने लिया हिस्टोरिकल कॉस्ट, वर्ड को गौर से देखें। difference between the revalued carrying amount of asset and amortization that would have been recognized based on asset historical cost, यानी historical cost, जैसे कोई amortization revaluation हुई नहीं, the transfer from revaluation surplus to retained earning is not made through profit and loss, यानी ये profit and loss के थ्रू नहीं जाएगी, बल्कि सिंपली आप क्या करोगे, revaluation surplus डेबिट कर दोगे और रिटेन्ड अर्निंग आप क्रेडिट करोगे, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो मैंने डेबिट किया है ये डिक्रीज इन इक्विटी है, और रिटेन्ड अर्निंग जो मैंने क्रेडिट किया है दैट इज इंक्रीज इन इक्विटी। तो एक इक्विटी का अकाउंट जो है वो दूसरे इक्विटी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूं, प्रॉपर एग्जांपल लेकर इसको पूरे के पूरे रूल को जरा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ बोर्ड, व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। जी, अच्छा, अब कंपनी ने एक्सपोज बाय किया 1 जनवरी 2017 को एक सॉफ्टवेयर, बाय किया एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन।
और जिस दिन आपने इसको बाय किया था इस दिन आपने एस्टिमेट लगाया था कि इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 5 years है। अब 31 दिसंबर 2017 को the management decided to select या choose revaluation मॉडल। ऑप्शन है उसने revaluation मॉडल चूज कर लिया और अब जब revaluation मॉडल चूज किया तो उसको फेयर वैल्यू चाहिए। 31 दिसंबर 2017 की जो फेयर वैल्यू है सपोज 64 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 2018 को दोबारा रीवैल्यू किया, अगेन फेयर वैल्यू ली और फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई और ये 30 मिलियन पर आ गई। अगेन 31 दिसंबर 2019 आपने फेयर वैल्यू ली और अब फेयर वैल्यू 40 मिलियन पर। ठीक है जी। और हम कंपनी जो है वो ट्रांसफर कर रही है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये पॉलिसी है उसकी, रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर होगी टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। जी अब देखते हैं ये कैसे मूव करता है जी आपकी रीवैल्यूएशन। अब वही टेबल बनाएंगे, डेट, वन 1/17 आपने एसेट एक्वायर किया, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ज्यादा स्पेस दे देता हूं, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इंटेंजिबल आपने बाय किया रुपीस इन मिलियन, आपने बाय किया इसको 70 मिलियन में। इसे अगले दो कॉलम बना लेते हैं, एक रीवैल्यूएशन सरप्लस और एक प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट। ओके जी, अब पहला साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2017। अब हम एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल, पहले डेप्रिसिएशन का वर्ड आता था, अब हमने एमोर्टाइजेशन कर दिया। अब एमोर्टाइजेशन किस तरह रिकॉर्ड होगी, लाइफ हमने ली 5 years, तो 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14 मिलियन। अब ये 14 मिलियन पहले लेस करेंगे और 56 मिलियन आया कैरिंग अमाउंट। और ये याद रखिएगा कि रीवैल्यूएशन भी 31 दिसंबर को हो रही है, लेकिन रीवैल्यूएशन तब होगी जब आप कैरिंग अमाउंट निकालोगे। पहले डेप्रिसिएशन लोगे और उसके बाद रीवैल्यूएशन मॉडल आप अप्लाई करेंगे। अब दिस इज नॉन एज कैरिंग वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन। अच्छा, अब मैं रीवैल्यूएशन लेता हूं और मार्केट वैल्यू जो है वो 64 मिलियन है। ये मैं यहां ले रहा हूं एक लाइन छोड़कर, 64 जो है वो मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू ऑन द सेम डेट। So let's see, is there any increase or decrease? Very clear. Asset 56 से 64 पर गया, there is an increase of 8 million. As per rule, जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज shall be credited to revaluation surplus. तो ये 8 मिलियन क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मूव करते हैं 31 दिसंबर 2018। अब ये अगला साल गुजरा, अब दोबारा डेप्रिसिएशन लेनी है तो डेफिनेटली अब एमोर्टाइजेशन जो होगी वो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पर होगी, जो कि आपकी बुक वैल्यू भी है, विच इज इक्वल टू 64 मिलियन। अब 64 मिलियन को आप डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर पर,
जब मैंने 4 में डिवाइड किया, 64 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 की मैंने amortization रिकॉर्ड कर दी। अब जैसे 16 रिकॉर्ड की तो नेट बुक वैल्यू आ गई मेरे पास 48। ठीक है जी। अब इसमें रीवैल्यूएशन करनी है। रीवैल्यूएशन से पहले इसको तो मैं लिख दूंगा कैरिंग वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन। लेकिन रीवैल्यूएशन करने से पहले आपने क्या करना है, जैसे ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे आप ट्रांसफर करेंगे टू रिटेन्ड अर्निंग। क्योंकि मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है 8 मिलियन का, तो 8 को डिवाइड कर देंगे 4 पे तो 2 मिलियन आ रही है अमाउंट, ये 2 मिलियन लेस कर देंगे। और ये 2 मिलियन की अमाउंट स्टैंडर्ड ने किस तरह डिफाइन की, कहता है जी कि ये जो मैं यहाँ पर ला रहा हूँ इसको स्टेरिक लगा के इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लाता हूँ। वो कहता है जी डिफरेंस बिटवीन दी amortization based on revalued amount and amortization based on historical cost। अब अगर आप देखें तो amortization जो बेस कर रही है रीवैल्यूड अमाउंट पर, ये रीवैल्यूड अमाउंट पर amortization 16 है, और amortization based on historical cost आप देख सकते हो कि दिस इज 14। अब जो डिफरेंस आया 2 मिलियन का, ये 2 मिलियन एग्जैक्टली वही अमाउंट है। दिस इज ऑल्टरनेट वे ऑफ कैलकुलेशन जो मैंने की है 8/4, बट स्टैंडर्ड की वर्डिंग के मुताबिक दो डेप्रिसिएशन का ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस लिया। अब याद रखिएगा कि मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 8 नहीं रहा, 6 रहा। अब आप रीवैल्यूएशन करते हैं इसी डेट को, और अब मार्केट वैल्यू से दी हुई है 30 मिलियन, इस वक्त मेरी बुक में आ रही है 48 मिलियन, और ये 38 मिलियन 30 मिलियन सॉरी। तो देयर इज अ डिक्रीज मेरा हो रहा है 18 मिलियन से। अच्छा, अब डिक्रीज का रूल देखते हैं जो अभी हमने स्लाइड में पढ़ा है। तो डिक्रीज में तो वो ये कहता है कि डिक्रीज शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस या चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इट मींस कि ये 18 मिलियन की अमाउंट जो है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा। लेकिन साथ में हमें एक कंडीशन भी दे रहा है कि अगर आपके पास इसी एसेट के अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले आप रीवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को आप ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम अब देखें तो हमारे पास 6 मिलियन का रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, तो मैं ये 18 मिलियन में से 6 मिलियन चार्ज करूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस को, और बाकी अमाउंट जो है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पर चार्ज हो जाएगा। ये यहाँ पर अमाउंट मेरी जीरो हो गई रीवैल्यूएशन सरप्लस की। अब मेरे पास कोई मजीद सरप्लस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि 12 मिलियन का लॉस जो है वो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर चुका है। ओके, अब इससे नेक्स्ट में बढ़ेंगे 31 दिसंबर। ये आ गई अब कैरिंग वैल्यू ना, जो फेयर वैल्यू के इक्वल है। अब मैं लास्ट ईयर की तरफ आता हूँ, 31 दिसंबर 2019। अब यकीनी बात है अगेन पूरा साल गुजरा है, पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एमोर्टाइजेशन। अब एमोर्टाइजेशन कितनी है, 30 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 3 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब 10 मिलियन की एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड की तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन आ गई 20, कैरिंग वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन। जैसे ही एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे उसके फौरन बाद हमने पढ़ा था ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, तो बिल्कुल मुझे करनी चाहिए ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन वो तो तब करूंगा जब मेरे पास सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है। यू कैन सी द सरप्लस बैलेंस इज जीरो, तो लिहाजा अब इस साल तो मैं कोई ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब मैं सिंपल रीवैल्यूएशन अप्लाई करता हूँ। जब रीवैल्यूएशन अप्लाई करता हूँ, अब न्यू वैल्यू जो है वो कितनी है, 40 मिलियन। अब ये मेरी फेयर वैल्यू आ गई 40 मिलियन। अच्छा, अब ये 40 मिलियन की जो अमाउंट आ रही है ये इंक्रीज शो कर रहा है 20 मिलियन का।
इससे पहले इंक्रीज का रूल हम पढ़ चुके हैं, ऊपर अप्लाई भी कर चुके हैं। ये 8 मिलियन जो मेरा गेन आया था दिस वन, अब ये 20 मिलियन आ रहा है। पहले जो गेन आया था, इंक्रीज हुआ था, उस इंक्रीज को मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले गया था। अब क्या इस 20 को भी सरप्लस में ले जाऊं? अब यहां पर स्टैंडर्ड हमें एक और गाइडलाइन देता है कि उससे वो ये लिखता है कि अगर इससे पहले आपका कोई भी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो चुकी है तो पहले आप उसको रीइंस्टेट करोगे। यानी मीन कि अब ये जो 20 मिलियन की अमाउंट आ रही है, इससे पहले 12 मिलियन का मेरा लॉस ट्रांसफर हो चुका है, जबकि यहाँ 8 मिलियन की जब अमाउंट आ रही थी, इससे पहले कोई लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले गए थे, मगर इसको डायरेक्टली रीवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं लेके जाऊंगा, पहले इसके गेट्स एडजस्ट करूंगा और फिर रीवैल्यूएशन में लेके जाऊंगा। अब कितनी अमाउंट एडजस्ट करूंगा, ये छोटी सी वर्किंग में बना रहा हूं, वर्किंग वन वो यही ले आता हूं यहां। अब कितनी अमाउंट आप यहां लेकर आएंगे, इसके लिए IAS 36 में गाइडलाइन होती है जो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ चुके हो। मैं पहले कैलकुलेट करूंगा हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू। हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि जिस दिन से मैंने एसेट खरीदा है 70 मिलियन का, अगर मैं इस कोई रिवैल्यूएशन ना करता, कोई इंपेयरमेंट ना हो, और आज तक की वैल्यू क्या होगी हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन लेस करके, तो कितने साल की डेप्रिसिएशन है, यहां मैं कलर चेंज करके जरा नंबरिंग कर लूं, ये पहली डेप्रिसिएशन है, अमाउंट नहीं देख रहा मैं, नंबर्स काउंट कर रहा हूं। ये दूसरी अमोर्टाइजेशन है और ये थर्ड अमोर्टाइजेशन है। 3 अमोर्टाइजेशन हो चुकी है, बेशक अमाउंट डिफर है। हिस्टोरिकल इसमें कितनी है 14 मिलियन की, तो मैं यहां से हिस्टोरिकल लूंगा 14 मिलियन, यानी जब से मैंने एसेट खरीदा है, अगर ये 14 मिलियन अमोर्टाइज होता 3 साल, तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी 28। ठीक है जी। और अब मुझे इसको कंपेयर करना है कैरिंग वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन से पहले कैरिंग अमाउंट ये आ रही है 20 मिलियन की, ये 20 मिलियन, इसका मतलब सिर्फ 8 मिलियन का लॉस आप रीइंस्टेट कर सकते हो, ओनली 8 मिलियन का। ये 8 मिलियन का मैंने लॉस रीइंस्टेट किया और बाकी 12 मिलियन मेरा क्रेडिट हो गया रीवैल्यूएशन सरप्लस को। और प्लीज रिमेंबर कि ये जो अमाउंट मैंने आपके सामने ली है, इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूं कि ये करेक्ट है या नहीं, दिस अमाउंट। और वो कैसे वेरीफाई होगी, ठीक है, बहुत सिंपल। हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन कितनी है, हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, हिस्टोरिकल अमोर्टाइजेशन है 14 मिलियन, और इस साल की अमोर्टाइजेशन कितनी है जो रिसेंट आपने की है, यानी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड जो की है वो 10 मिलियन है। तो कितना डिफरेंस आया 4 मिलियन का। याद रखिएगा ये जो 4 मिलियन की अमाउंट है ये कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड, यानी इट मींस मैं टोटल अमाउंट जो रीइंस्टेट कर सकता था वो 12 मिलियन थी। अब इस वर्किंग के तहत 4 में रीइंस्टेट नहीं कर सकता, तो कितनी रीइंस्टेट कर सकता हूं 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, वो मैंने रीइंस्टेट की। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका यही होता है, जो मैंने ये वाली वर्किंग बनाई है ये जरा आसान होती है और अपनी इसी को यूज करते हैं और स्टैंडर्ड की वर्डिंग के मुताबिक भी है, हम इसको यूज कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी अमाउंट कहां पर ट्रांसफर होगी उसको जरा देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी अमाउंट कहां पर किस तरह आप इसको डिस्क्लोज करोगे डिस्क्लोजर में। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्ट में ले जाना